My friends, I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा EMRS का जो सिलेबस है उसको डिस्कशन मैंने आपको करवाया था और हमने बात की थी यहाँ पे आपकी जो टियर 1 एग्जाम है, इस बार जो EMRS का पैटर्न चेंज हो गया है, जिसको हम जनरल पेपर फर्स्ट आपका यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, जिसमें आपका चाहे आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट हो, चाहे PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन यानी कि कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ में भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, टारगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये जनरल पेपर जो है फाइट करना है, जिसमें आप देखोगे अगर सिलेबस देखें तो 70 से 80% सिलेबस जो है वो इन सभी पोस्ट के लिए सिमिलर है ना। तो वो जो सिमिलर चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से टॉपिक के हिसाब से देख सकते हो। आज मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों ने भी इस लास्ट वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, जो कि मुझे अच्छा लगा। जैसा कि मैंने कमेंट में पूछा भी था, काफी लोगों ने एग्री किया था कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, तो मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। देखो, मैं आपसे कोई फीस नहीं लेने वाला हूँ। ऑलरेडी जो बहुत से आपको पता है अच्छे अच्छे जो एप्स आपके बने हुए हैं, ऑलरेडी जो कोचिंग वाले इस्टेब्लिश हैं, ऑलरेडी जो बिग फिश है मार्केट के अंदर, उनको आपने देखा होगा, कोई 2000 में, कोई 3000 में, कोई 1500 में, ये सारे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, लेकिन ये मैं अपना प्रॉमिस तभी फुलफिल करूंगा जब आप लोग हर वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट, लाइक और उसको शेयर करोगे। ठीक है, बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी 100%, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। टाइम पास करने की मेरी आदत नहीं है। जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा मेरा क्या तरीका रहता है। इस बार मैंने नंबर ऑफ एमसीक्यूज बढ़ा दिए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको 1500 एमसीक्यू की एक प्लेलिस्ट चलाई थी, मैनेजमेंट जिसकी लोगों ने पढ़ी है उनको पता होगा। और यहाँ पे मैंने 5000 एमसीक्यू इसीलिए किए हैं क्योंकि एमसीक्यूज और थ्योरी मेरा तरीका यही रहता है। देखो, ज्यादा टाइम है नहीं, 3-4 महीने में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा इसका। तो 3-4 महीने आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहो, एमसीक्यू आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज फॉर्म में लेके आऊंगा, जहां रिक्वायरमेंट होगी थ्योरी की वहां साथ साथ में समझाता रहूंगा एमसीक्यू में। अगर अकेली थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी किसी क्लास में समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सारे टॉपिक हम करेंगे 1 by 1। आज मैंने टॉपिक उठाया है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका जो नाम है वो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी तक कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, किस किस की गवर्नमेंट में आ चुकी है, कौन कौन से कमीशन हैं जिनके कहने पर ये काम हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है और वही हमें पढ़नी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, 2-3 क्लास कम से कम इस एनईपी की मैं लूंगा। तो उन 3-4 क्लास में ऑलमोस्ट आपको मैं ये मान के चलो 100+ एमसीक्यूज केवल इसी टॉपिक के जो है यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। उसके अलावा और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं भी, ये 5000 एमसीक्यूज तो मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे वो भी मैं बताऊंगा। सारा कुछ आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ, इसीलिए मैंने 3-4 दिन का थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ पे ले लिया आप लोगों का, बट कोई बात नहीं, आई होप आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 मार्क्स लिखा है, हालांकि हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। 100 का 100 में करवाने की कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे। अच्छा, आज हम टारगेट करेंगे 10 मार्क्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। 10 मार्क्स हम टारगेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 10 मार्क्स किससे आएंगे? एनईपी से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखो, अच्छी अच्छी स्लाइड आपके लिए बनवा दी है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? देखो, ये जो एनईपी है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हर स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। 2020 हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, 3 पॉलिसीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिया में। एक आई थी 1968 में, फिर आई थी 1986 में, और अब हमें देखने को मिली है 2020 में। ठीक है, तो ये 3 जो पॉलिसीज हैं ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट कब आई थी? 1968 में। सेकंड कब आई थी? 1986 में। देखो, इंटरचेंज ही किया, याद रह जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट अगर आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? 2020 एनईपी, थर्ड वाली। अब इसमें कई बार क्वेश्चन क्या बन जाता है, मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले एक चीज आ गई दिमाग में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन इज द फर्स्ट एनईपी ऑफ 21st सेंचुरी? पूछ लिया गया 21st सेंचुरी की, यानी कि 21वीं सदी की, 21st सेंचुरी की फर्स्ट एनईपी कौन सी है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो भोले बच्चे होते हैं मेरे जैसे, वो यहां भी गलती कर देते हैं। फर्स्ट एनईपी ऑप्शन में आपको ये सारे ही मिलेंगे, तो फटाफट वो क्या करेगा, इस पे टिक कर देगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एनईपी तो ये है, बट यहाँ क्या पूछा है? 21st सेंचुरी की। ये दोनों तो 20th सेंचुरी की है। 21st सेंचुरी की अगर फर्स्ट एनईपी की मैं बात करूं तो वो ये हो जाएगी।
समझ में आई ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ भाई। एनईपी जो 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये वैसे तो देखा जाए तो सीक्वेंस में थर्ड है, बट 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो उसके रेफरेंस में ये फर्स्ट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब कोई कह देता है कि इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा लिया जाता है एग्जाम में। तो ये चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी जो मैं बताऊंगा। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप कर सकते हो इजीली। एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन जो है उसमें किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? क्या बीएससी को खत्म कर दिया? जी नहीं। एमकॉम, एमफिल, एमए। तो आपको पता है जो एमफिल था, मास्टर ऑफ फिलोसफी, इसको जो है कोर्स को खत्म कर दिया गया है। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है उनका चलो ठीक है, कहीं कहीं जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है पीएचडी के साथ इसका भी एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये मांग लिया जाता है। बाकी उसके अलावा अब एनईपी 2020 अप्लाई होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद, ये कोर्स आपको यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। डायरेक्ट आपको पीएचडी देखने को मिलेगी आफ्टर योर मास्टर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, एमफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एनईपी जो है आपकी नई शिक्षा नीति, एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया? स्नातक का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है। क्या मतलब होता है ग्रेजुएशन? कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कितने साल की कर दी गई है। तो ग्रेजुएशन जनरली आपको पता है 3 साल की आपकी होती थी, फिर चाहे आप आपकी बीए करो, चाहे आप आपकी बीकॉम करो, या आप करो बीएससी। तो ये जो आपकी ग्रेजुएशन है वो बेसिकली कितने साल की होती थी? 3 साल की होती थी। लेकिन एनईपी में आपको पता है वो क्या कह रहे हैं, एनईपी में जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें आपका एक तो बीएससी प्लस बीएड, ये तो चल ही रहा है। बीएससी बीएड तो काफी लोगों ने की भी होगी। बीएससी प्लस बीएड ये कितने साल का है? ये 4 इयर्स का है। अगर किसी को अकेली बीएससी या बीए कुछ भी करना है, कुछ भी अकेला ये करना है, तो ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी भी स्टार्ट किया है, ये भी 4 इयर्स का है। हालांकि यूनिवर्सिटीज में कुछ कुछ में अभी तक ये स्टार्ट हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, वो बात की बात है। लेकिन इस एनईपी में इस चीज को मेंशन किया गया है कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो। जनरली देखा जाए तो 3+2 5 इयर्स की होती है, बट आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड करोगे तो 4 इयर्स में हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 से 4 इयर्स के ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो 3 to 4 इयर्स, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ज्यादा देखो इसमें कोई ऐसा डिटेल बताने की मुझे जरूरत है नहीं। जहां जहां मुझे लगेगा एक्स्ट्रा डिटेल की जरूरत है मैं आपको थ्योरी भी बताता रहूंगा, है ना। आज का जो लेक्चर है, ये जो फर्स्ट क्लास है एनईपी की, ये मैंने थोड़ी इजी रखी है क्योंकि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर क्या, हमारे कोर्स का है, ये पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, तो इसको थोड़ा इजी रखा है मैंने, ठीक है। सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, थोड़ा आपका माहौल बनना स्टार्ट होगा। प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल जीरो से। जिन्होंने ऑलरेडी एनईपी पढ़ा है वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा एनईपी वो भी डायरेक्ट ये एमसीक्यूज की क्लास देख लो, आपके लिए मोर देन इनफ है। ये चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इसी एनईपी की मैं आगे क्लास 2 और क्लास 3 भी लेके आऊंगा, उसमें थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चंस हम करेंगे, बेसिक बेसिक, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए फाउंडेशन बेस पे कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नई शिक्षा नीति जो एनईपी है उसके अनुसार पीएचडी करने के लिए क्या चीज आवश्यक है? क्या उसके लिए 3 साल की स्नातक डिग्री आवश्यक है? क्या उसके लिए 5 साल की डिग्री आवश्यक है? क्या 2 साल की है? क्या 4 साल की है? पहले जो पीएचडी होती थी, उसके लिए आपको क्या चाहिए? जैसे कोई साइंस का है तो उसको बीएससी प्लस एमएससी चाहिए। अगर कोई आर्ट्स का है तो उसको क्या चाहिए? बीए प्लस एमए चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपको अभी एक चीज बताई है कि इसके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है 4 इयर्स का, कि आप 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कर सकते हो, है ना। तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कर सकते हो। ऑनर्स कुछ लोग जानते होंगे, बीएससी ऑनर्स के जो हैं, ठीक है। वैसे तो 3 साल का भी है ये, लेकिन 4 साल का भी अभी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये इनकी पॉलिसीज बनती जाएगी, ये आपको कोर्सेज देखने को मिलते जाएंगे। तो नई शिक्षा नीति जो है उसके अनुसार जो पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए 4 ईयर की ग्रेजुएशन जो है उससे भी काम चल जाएगा। अदरवाइज 5 साल वाला तो है ही, 5 इयर्स वाले तो पहले भी करते थे, लेकिन रिड्यूस करके अब 4 इयर्स का ये काम किया है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी मेरा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि ये जो सर इतनी देर से बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? यानी कि कोई भी पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो उससे पहले आपको पता है बहुत सारे, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बैठती है, पूरा उसका
परफॉर्मा तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर उसको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं लोग, उसके सिटेशन होते हैं, फिर जाके लास्ट में कैबिनेट में वो पेश किया जाता है ना, फिर जाके वो पास होगा लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति जी की फाइनल स्टैंप लगेगी। आपको ये सारी चीजें पता है, ठीक है। पॉलिटी अगर हमें मौका मिलेगा जनरल अवेयरनेस में डिस्कस करने का, तो थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं, मेन टॉपिक आपको मैं कुछ वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा, इसमें कोई गैस वैस करने की जरूरत नहीं है ना। पॉलिसी तो 2020 की है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी तो पहले ही बन गई थी, है ना। कौन थे उसके अध्यक्ष, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। कब स्टार्ट हुआ, कब नहीं हुआ, इसकी बात करेंगे। देखो था क्या, आपने कोठारी आयोग का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन जो है, ये आपने सुना होगा। नहीं सुना तो इसको नोट कर लेना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, जो जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ। तो कोठारी आयोग जो है आपका, कोठारी कमीशन, इन्होंने क्या किया, सिफारिश की। तो इनकी सिफारिश पर 1968 की जो एनईपी है वो इंप्लीमेंट की गई। किसकी सिफारिश पर? कोठारी आयोग की सिफारिश पर। उसके बाद की जो एनईपी है वो है आपकी 1986 की, और फिर जो लेटेस्ट है वो हम बात करते हैं 2020 की एनईपी, ठीक है। ये 3 एनईपी हमने पढ़ी है। अगर मैं बात करूं इन तीनों एनईपी के अंदर कौन कौन यहाँ पे गवर्नमेंट में थे, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 1968 में आपको पता है जो पीएम थे हमारे प्यारे भारत के, वो थे इंदिरा गांधी जी, है ना। इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद 1986 की मैं बात करूं तो इन्हीं के आपको मिल जाएंगे आगे वंशज, राजीव गांधी जी। ये हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट में उस टाइम कौन थे। और इसमें एक फैक्ट और पूछ लिया जाता है 1986 की, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 1986 में अमेंडमेंट किया गया था एक, जिसको हम संशोधन कहते हैं, अमेंडमेंट किया गया था। क्या अमेंडमेंट किया गया था और कब किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि किस एनईपी में संशोधन किया गया था? किसमें? सेकंड वाली में, 1986 वाली में। कब किया गया था? 1992 में। किसकी गवर्नमेंट में किया गया था? ये भी ध्यान रखना है, किसकी गवर्नमेंट में किया गया था। इस टाइम जो सरकार में थे वो थे आपके नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव, ठीक है। ये आपके उस टाइम गवर्नमेंट में थे। इन्होंने कुछ संशोधन किए थे इस एनईपी में 1986 वाली में। और इसमें आपको पता ही है हमारे पीएम कौन थे? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये सेम ही लिख देता हूं मैं, सेम फॉर्मेट में आपको ध्यान रह जाएगा। इसकी जो पीपीटी है ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां सारी चीजें आपको ये मिल जाएगी जो जो मैं यहाँ क्लास में समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीजें बताई, ध्यान से समझना मेरी बात। तो कोठारी आयोग ने जो है सिफारिश की थी 1968 वाली एनईपी जो फर्स्ट थी। सेकंड एनईपी 1986 के समय किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। संशोधन किया 1992 में, किसके समय? पीएम नरसिम्हा राव के समय। और जो लेटेस्ट एनईपी है आपकी 21st सेंचुरी की फर्स्ट एनईपी, और वैसे सीक्वेंस में थर्ड जो है वो है आपकी मोदी जी के समय की। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है कि ये जो एनईपी की हम बात कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पूछे इसकी प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई, प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ। तो प्रोसेस जो आपका स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हो गया था 26 जनवरी 2019 से कब तक चला? 21 अक्टूबर 2019। ये जो है आपका प्रोसेस का ड्यूरेशन है जो आपको याद रखना है। तो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक इसका जो प्रोसेस की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? एनईपी की जो प्रोसेस चली थी वो प्रोसेस आपकी इस टाइम पीरियड के अंदर चली थी। तो कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019, यानी कि मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का, ठीक है। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं एनईपी की, ये जो एनईपी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो कमेटी बैठी थी उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जिस कमेटी ने ये ड्राफ्ट तैयार किया, फिर इस एनईपी को इंप्लीमेंट करने में जिसका हाथ है मेन, जिसका नाम आता है, वो कौन है? वो है आपके इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, नाम आप सभी जानते होंगे, के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जो है उनकी अध्यक्षता में, अगर अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष कौन थे वहां पे? के कस्तूरी रंगन। के से मतलब है मेरा कृष्ण स्वामी। पूरे नाम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे आपके कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। कृष्ण स्वामी
कस्तूरी रंगन जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं। किस समिति की बात कर रहा हूं मैं, किस समिति की बात कर रहा हूं, किस समिति की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बात कर रहा हूं मैं ये जो एनईपी बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां तक सारी बात क्लियर है। अच्छा, और इसके अंदर अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूं कि ये जो एनईपी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो एनईपी की बात कर रहा हूं, तो एनईपी 2020 के अंदर क्या चीज बोली गई थी, ये कहा गया था कि जो एनईपी 2020 में जो आपकी जीडीपी है, जीडीपी का 6% आपको एजुकेशन पे खर्च करना है। जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना है, शिक्षा पे खर्च करना है, 6% जीडीपी का। किसमें बात की गई, एनईपी 2020 में की गई। और ये जो के कस्तूरी रंगन की हम बात कर रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसको प्रस्तुत कब किया गया कैबिनेट में, मई 2019 को। इसमें क्या किया गया, ये प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको समझा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो अगर आपके पास थ्योरी पढ़ने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो। बाकी इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। व्यावसायिक से यहाँ पे मतलब है वोकेशनल एजुकेशन की हम जो बात करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों फॉर्मेट में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, सारा खुद तैयार करना पड़ता है। तो पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ना ही इतना स्क्रीन पे स्पेस होता है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको सारी टर्म्स बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक मुझे इसमें कोई भी आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करेंगे। बाकी टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वोकेशनल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं व्यवसायिक कक्षाएं की। तो इसमें क्या है, क्या बच्चों से लेबर वर्क करवाया जाएगा, जी नहीं, उनको हम वोकेशनल एजुकेशन देंगे, यानी कि उनके अंदर सिर्फ ये जो बुक की जो नॉलेज है उसके अलावा और जो चीजें उनको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी उसको हम उसको कैसे सिखाएं, है ना। कुछ कुछ चीजें जैसे आपने सुना होगा, बहुत बार ये चीज बोल दी जाती है कि जो चाइना है, जो जापान है ना, चाइना जापान है, वहां तो जो बच्चे हैं वो जो हमारी वॉच होती है उसकी मशीनरी बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इस वोकेशनल एजुकेशन के अंडर स्टडी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो एनईपी 2020 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि वोकेशनल एजुकेशन को आप इंप्लीमेंट करो। तो वो किस क्लास से इंप्लीमेंट होनी चाहिए, बात है इसकी। तो इसमें देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपकी मदर लैंग्वेज, दो क्वेश्चन इसमें आते हैं कि आपको आपकी मदर टंग जो है या मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग कह दो या मदर लैंग्वेज कह दो, जो आपका मन करे, मदर टंग कह दो या आपकी मदर लैंग्वेज कह दो, इन इसके अंदर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी जो बेसिक एजुकेशन है वो होनी चाहिए। और एक हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की, किसकी बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। तो इन दोनों पर ही क्वेश्चन बनते हैं, दोनों का ही मैं बता देता हूँ। मदर टंग जो है वो तो है आपकी क्लास 5th तक, क्लास 5th तक की जो आपकी एजुकेशन है वो आपको आपकी मदर टंग रीजनल लैंग्वेज में करने का पूरा पूरा हक है, ये गवर्नमेंट ने बोला है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ठीक है ना, 5th क्लास तक, अप टू 5th क्लास, उसके बाद भी कर सकते हो बट यहां तक करना मैंडेटरी है। वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट होगी, देखो अप टू और फ्रॉम, ये दो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ फ्रॉम, यहाँ मैं कह रहा हूँ अप टू, कि यहाँ 5th क्लास तक आप इस अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, एजुकेशन लेंगे। और वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कब होगी, कोई 1st 2nd क्लास के बच्चे को थोड़ी पकड़ा दोगे कुछ काम करने को, है ना, तो थोड़ा सा तो उसको मैच्योर होने दो। तो 6th क्लास के बच्चे की यहाँ बात कर रहे हैं हम, जहां वो 10 से 11 साल की एज जो है वो ले लेगा, है ना। तो इस बच्चे को हम कुछ ना कुछ समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो फ्रॉम क्लास 6th आपको ध्यान रखना है, दो चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है। एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो क्लास 5th है, वोकेशनल की अगर बात आएगी तो क्लास 6th है यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोकेशनल पूछा है, वोकेशनल मतलब क्लास 6th, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है। तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर हम शिक्षा नीति की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें, तो फर्स्ट थी आपकी 1968 में, सेकंड थी आपकी 1986 में, और जो अभी लेटेस्ट है वो है आपकी 2020 में। इसके अंदर मैंने बताया था एक आपका अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, जिस टाइम सरकार जो थी, गवर्नमेंट थी, वो थी नरसिम्हा राव की। ठीक है, और अगर 68 की मैं बात करूं तो इसमें इंदिरा गांधी, यहाँ राजीव गांधी, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अगर इसकी एक और मैंने आपको इसका एक और फैक्ट बताया था कि वैसे तो देखा जाए तो ये थर्ड है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी फर्स्ट है, लेकिन ये आपकी 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। कौन सी? 2020 वाली। तो अब तक कितनी आ चुकी है सर? 3 एनईपी हमारे पास आ चुकी है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। एनईपी की फुल फॉर्म बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है एनईपी की फुल फॉर्म लिखा भी हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एग्जाम पॉलिसी जी नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बिल्कुल सही है। एक्सचेंज पॉलिसी गलत हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। देखो कहने को इजी क्वेश्चन है, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बी और डी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने फुल फॉर्म नहीं पढ़ी वो लगा देंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जबकि है क्या? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 8th में क्या कह रहा है? भारत में अब तक शिक्षा नीति आई है, कब कब आई है? तो अभी जस्ट आपको बताया है प्रैक्टिस के लिए। ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है और ये आपकी थर्ड है लेटेस्ट। तो तीनों ही जो ईयर यहाँ पे दे रखे हैं इनमें आपकी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई है। और अगर हम बात करें इस एनईपी की लेटेस्ट वाले की, जो 21st सेंचुरी की फर्स्ट आपकी एनईपी है, इसकी जो कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट तैयार किया था, आपकी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, नाम पूछा जाता है बहुत बार। तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जो है इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 9th नंबर। क्या पूछना चाह रहा है? एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र के अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक उसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग की बात हो रही है, तो अपनी मदर टंग में किस कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? मैंने आपको बोला था 5th क्लास तक। मदर टंग की बात अगर आ जाए, अगर बात आ जाए आपके मदर टंग की, तब तो आपकी जो लैंग्वेज है वो है 5th क्लास तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए वोकेशनल ट्रेनिंग की, वोकेशनल एजुकेशन की, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? 6th ऑनवर्ड्स। ठीक है, 6th से स्टार्ट होगी, ये अप टू 5th है, 5th से पहले तक। तो यहाँ पे हमसे पूछा है मातृभाषा का, यानी कक्षा 5। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 9th का। चलते हैं नेक्स्ट हमारे ऑप्शन डी पे। क्या पूछना चाह रहा है हमारे पास? कह रहा है सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? पहली शिक्षा नीति, तो सबसे पहले बात करें पहली शिक्षा नीति आई कब थी? 1968 में। किस आयोग की सिफारिश पर आधारित थी? मैंने आपको बताया ही था, ऊपर हमने डिस्कस किया था, कोठारी आयोग। जो फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं, देखो तरीका मेरा यही रहेगा, हर पीडीएफ के अंदर, हर क्लास के अंदर स्टार्टिंग में जो जो चीजें आपको मैं बताऊंगा उन्हीं से रिलेटेड, ये सारे फैक्ट्स आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिए थे थ्योरेटिकल फॉर्म में, अब उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। तो कोठारी आयोग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मेरी मैनेजमेंट की वीडियोस हैं उनमें मैंने इन सभी आयोगों के बारे में डिटेल से बताया है, किस आयोग ने क्या काम किया था, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एनईपी पे होना चाहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, थोड़ा सा करंट से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन डाला है क्योंकि एनईपी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है, तो करंट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा है, स्मृति ईरानी है, रमेश पोखरियाल निशंक है या धर्मेंद्र प्रधान है? तो ये सबको पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान जो है आपके यहाँ पे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं कैबिनेट के। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 12th, वर्ष 2020 के किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं एमएचआरडी की, एमएचआरडी की मैं बात करूं तो एमएचआरडी का जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। हालांकि इसका जो नाम था पहले, एमएचआरडी चेंज किया था इन्होंने, पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। ये चीज़ मैंने जो मेरे प्रीवियस क्लासेज है वहाँ भी डिस्कस की हुई है, बट इस नया कोर्स हमने स्टार्ट किया तो यहाँ मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। तो ध्यान रखना, देखो 1985 में क्या हुआ कि पहले तो इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम था? शिक्षा मंत्रालय। फिर 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एमएचआरडी। क्या कर दिया गया इसका नाम? एमएचआरडी। लेकिन अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में एमएचआरडी से वापिस इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। एमएचआरडी की अगर हम बात करें फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो क्या होगी? मिनिस्ट्री
ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी MHRD की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, M का मतलब हो गया मिनिस्ट्री, H का मतलब हो गया ह्यूमन, RD का मतलब हो गया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपकी क्या हो जाएगी, MHRD की फुल फॉर्म हो जाएगी। और MHRD से रिलेटेड आपको जो फैक्ट याद रखना है वो दो डेट्स आपको याद रखने के लिए मैंने बोला है। 1985 से पहले इसका नाम क्या था, शिक्षा मंत्रालय, बाद में क्या कर दिया MHRD। 85 से 2020 तक MHRD रहा, अब इसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि इसने पूछा है किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि MHRD इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा 13 नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो इजी इजी क्वेश्चन एक बार डालें, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा एकदम से लेवल नहीं उठाएंगे, कहीं प्रिपरेशन करने का मूड चेंज हो जाए लोगों का, तो धीरे धीरे लेवल उठा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवाना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आराम से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा एक बार बेस बन जाए। भाई ये वाले तो वो क्वेश्चन है जो अगर आते हैं एग्जाम में, और आते हैं देखो 10 क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे बेसिक वाले, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, ये गलत करोगे तो फिर बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाओगे। ये तो क्वेश्चन 90% बच्चे ठीक करते हैं, है ना। दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया, अब इसके अंदर इनको एक ऑप्शन यहाँ पे डालना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करने दो, मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ बढ़िया वाली, देखना। इसके अंदर अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, और यहाँ पे आपके मैं लगा दूं 86, तो अब देखना इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना, है तो इजी है लेकिन इसमें भी फंसा लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। कह रहा है दूसरी शिक्षा नीति, तो यानी कि वो सेकंड एनईपी की बात कर रहा है। तो सबको याद है कि सर फर्स्ट आपने बताई थी 1968, सेकंड आपने बताई थी 86, करंट वाली है 2020, तो सेकंड वाली तो 1986 थी। तो बच्चे क्या करेंगे 1986, अरे इजी क्वेश्चन आ गया, कर दो टिक, और जैसे ही आपने टिक कर दिया आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, और फिर अपने को रोना पड़ेगा। क्या कारण है, ढंग से पढ़ा नहीं, जल्दबाजी कर दी, इतना सही पढ़ा, टिक मार दिया, ऑप्शन भी मिल गया, जबकि वो पूछ रहा है अमेंडमेंट कि सेकंड जो एजुकेशन आपकी पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट कब हुआ, कब संशोधित किया गया, तो कब संशोधित किया गया 1992 में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी अगर हम बात करें इनके समय सरकार किसकी थी आपसे पूछा जाए तो राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, सरकार से मतलब होता है पीएम, ठीक है, जो पीएम होता है ऐसा बोला जाता है उसकी सरकार है। 1992 में आपके कौन आ जाएंगे, नरसिम्हा राव आ जाएंगे, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें तो वो आपके मैंने बताया था इंदिरा गांधी है। किस कमीशन की सिफारिश पर ये बनाई गई थी, कोठारी आयोग की सिफारिश पर, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान शिक्षा नीति जो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी आपकी, 26 जनवरी 2019 से इसका काम स्टार्ट हुआ। कब तक इसका प्रोसेस चला आपको मैंने बताया था, 31 अक्टूबर 2019 तक चला था। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कस्तूरी रंगन आपको मैंने बताए थे अध्यक्ष याद रखने हैं। ठीक है, तो बार बार बोल बोल के क्लास में याद हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लिख लोगे तो और भी अच्छा है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, 14 में कह रहा है स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति 1968 अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे। अभी अभी समझा के गया हूँ, राजीव गांधी किस में थे, सेकंड वाली में 1986 में, इंदिरा गांधी थी 1968 में, मोरारजी देसाई के समय एनईपी नहीं आई, लाल बहादुर शास्त्री के समय भी एनईपी की कोई हमने चर्चा नहीं की। तो हमसे क्या पूछा है, पहली शिक्षा नीति बनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहली में थे आपके इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी थी आपकी, इनके समय में आपकी एनईपी फर्स्ट आई थी 1968 की। 14 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितने आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया। तो देखो ये जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की हमने बात की है, राइट टू एजुकेशन 2009, हालांकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली ये टॉपिक नहीं है, वरना मैंने डिटेल से इसकी 4.5 घंटे की वीडियो डाली हुई है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, काफी डिटेल में मैंने बताया। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आरटी 2009 की बात करूं तो ये आपको पता है राइट टू एजुकेशन 2009 है, और इसके अंदर आपसे पूछा है कि एनईपी के तहत कितने आयु वर्ग के बच्चों को इसमें रखा गया। तो इसमें ओरिजिनली जो था वो आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था राइट टू एजुकेशन,
6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन था, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आपका दिव्यांग बच्चों का आ जाए, स्पेशली एबल्ड बच्चे आ जाए, कौन आ जाए, अगर वो बात करे आपसे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड की, है ना, गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, या इसको कह दिया जाता है गिफ्टेड चाइल्ड्स, है ना, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स, तो उनके लिए अगर एज ग्रुप पूछ लिया जाए तो वो आपका 3 से 18 ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 से 18 ईयर्स, उस केस में हो जाएगा 3 से 18 ईयर्स। बट यहाँ पे हमसे पूछे आरटी के तहत, तो आरटीई में 6 से 14 साल के बच्चों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई, आई थिंक इसमें कोई आपको डाउट होगा नहीं, 15 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हाँ जी, तो यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट लेक्चर की। इजी क्वेश्चन थे, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे लेवल उठाएंगे, एकदम से सारी चीजें समझ में नहीं आती है ना। जो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे उनके हिसाब से भी मुझे ये देखना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए कुछ, हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, देखो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारा जो ऐप है मैथ मेवेंस, जो मेरा चैनल है, इसी के नाम से प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐप हमारा आ चुका है। इस ऐप के ऊपर देखो, हमारे जो चैनल से लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है पहले से कि ऐप पर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलती है, और टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म करते हो, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने ज्यादा आप करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा एग्जाम में होगा। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, एग्जाम में क्लिक नहीं होता। एमसीक्यू की जो लैंग्वेज होती है ना, वही लैंग्वेज आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हो। तो जो टेस्ट सीरीज है हमारी, अभी मैंने यहाँ कमिंग सून लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा सा आप 1 वीक का टाइम दे दो। अच्छे अच्छे मैंने उसके ऊपर टीचर लगा रखे हैं। जो आईसीटी है कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर का जो पीजीटी है उसके जिम्मे मैंने दे दिया। हर सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट है उसको मैंने लगा रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के आपके लिए डालने के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज तो आपको मिलेंगे ही, और आपको कोई महंगे महंगे कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, थोड़ा सा बस सब्र रखो। जनरल अवेयरनेस आपको मिल जाएगी, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपका जो आईसीटी है वो मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, आपको पता है, आपको आपके एग्जाम का पैटर्न तो पता ही है ना। 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, रीजनिंग के 15 आएंगे, आईसीटी के 15 आएंगे, 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, जिसमें से 20 आपका वो पेडागोजी है, और थोड़े बहुत उसमें आपके एक वो टॉपिक दे रखा है पेडागोजी और केस बेस्ड क्वेश्चन, और 10 आपके एनईपी के हैं। तो हमने अभी जो टारगेट किया है वो एनईपी के ये 10 क्वेश्चन मैं टारगेट करवा रहा हूँ, सारा ही टारगेट करवा दूंगा, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। ये क्वालिफाइंग या 10-10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये भी करवा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, कम से कम 100 से ज्यादा टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 100 मार्क्स की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, थोड़ा सा बस सब्र रखना। नाम मात्र का जो प्राइस है इसका वो रखेंगे हम, हर कोई अफोर्ड कर सकेगा। फिर भी किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कमेंट में मुझे बता सकता है। तो टेस्ट सीरीज जल्दी आने वाली है, हो सकता है जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम तक आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये जो हमने पहले टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च की थी, ये उसके कुछ स्कोर है। इस टाइप से आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा करेगा, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स है उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो। अब जैसे ये दोनों बच्चों के मार्क्स तो सेम है, लेकिन इनकी रैंक फर्स्ट से सेकंड क्यों हो गई? क्योंकि स्पीड भी मैटर करती है, ना, टाइम का भी तो कुछ करना पड़ेगा भाई। 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, तो अप्रोक्स 1 मिनट कुछ सेकंड हर क्वेश्चन में है। रीजनिंग में अच्छा खासा टाइम खप जाता है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी यहाँ पे ग्रेड मिल जाएगी। ए ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स है ग्रीन कलर में, सिर्फ इतने ही स्टूडेंट है ए ग्रेड वाले, सिलेक्शन लेने वाले यही है, तो आपको अपना कंपटीशन पता चलता है। नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, कुछ फ्री टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, आप जाके उसको अटेम्प्ट करो। चलो अब आ जाते हैं हम दोबारा हमारे क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चंस के आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो बाकी जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन उस पे आ जाते हैं। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सेकंड एनईपी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेकंड एनईपी की। तो सेकंड एनईपी के बारे में हमें कुछ फैक्ट्स पता है। आई कब थी? 1986 में। अमेंडमेंट कब किया गया था? 1992 में, नरसिम्हा राव की सरकार में। ये कब आई थी? राजीव गांधी की सरकार में। पूछा है कि इसकी घोषणा किस वर्ष की गई, तो वो आपकी आ जाएगी 86 में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ठीक, बी हो गया, 16 का बी। आगे बढ़ते हैं, इजी सा क्वेश्चन था। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? देखो,
अब कहने को तो हर किसी को पता है कि सर 5+3+3+4 है, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एनईपी उस टाइम पे ध्यान नहीं दी थी कोरोना के टाइम पे, उनको ये भी नहीं पता कि ये क्या चीज है 5-3-3। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 2021-22 में जो एग्जाम हुए थे, वहां ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता था। अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था, आज भी जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं ना, वो ये बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर 12th में, तो हम कहते हैं +2 में है जी, वो कोई 11th में होता है तो कह देते हैं जी +1 में है अभी। तो ये +1 +2 क्या है? हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 86 थी ना, 1986, इसमें क्या होता था, 10+2 का रूल था। किसका रूल था सर? 10+2 का। 10+2 का मतलब क्या है? 10 का मतलब तो हो गया 1 से 10 तक की क्लास, इस 2 का मतलब हो गया आपकी 11th और 12th क्लास। ठीक है, एनईपी जो थी वो आपकी 10+2 के फॉर्मूला पर चलती थी। पहले जो आपकी एनईपी थी वो आपकी 10+2 के फॉर्मूला पे चलती थी। 10 का मतलब हो गया फर्स्ट से आपकी 10th क्लास, और 2 का मतलब हो गया आपकी 11th और 12th क्लास। ठीक है, एज ग्रुप की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बच्चों का एज ग्रुप होता था फर्स्ट से 10th क्लास, फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलते हैं जिसकी एज होती है 6 साल, और 10th तक आते आते उसकी एज आप इसमें ऐड कर लो, 10-16 हो जाएगी, और यहाँ पे उसकी एज होती है 16 से 18 साल। तो ये उसकी एज होती थी, ये उसकी क्लास होती थी, ये आपको ध्यान रखना है 86 के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन सर अब तो करंट में जो चल रही है वो तो आपकी कौन सी चल रही है, 2020 चल रही है। तो इसमें 10+2 को हटा दिया, 10+2 को हटा दिया, और फॉर्मूला क्या बना दिया गया वो मैं आपको समझाता हूँ। और इसमें क्वेश्चन अब लेटेस्ट अच्छे लेवल का किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा यहाँ साथ के साथ। थोड़ा सा ध्यान से बस समझना जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ। अब जो फॉर्मूला है ना वो कर दिया 5+3+3+4 का। सर इसको ऐड कर रहे हैं, कोई मैथ वाले होंगे ना वो फटाफट ऐड करेंगे, 6+4 10, 10+5 15। तो यहाँ तो सर 15 हो गया, ये तो 12 भी है, ये क्या फॉर्मूला बना दिया? तो इस फॉर्मूले को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो 5 है ना, ये भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, 3+2 में ये ब्रेक होता है, और फिर ये आपका आगे चलता है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर है क्या, ध्यान से समझना। ये जो 3 ईयर्स है ना, ये जो 3 ईयर्स है, इसमें आपका कौन सी एजुकेशन है जो बच्चे का प्री स्कूल है, प्ले स्कूल है, आंगनवाड़ी है, या जिसको हम बाल वाटिका कह देते हैं कुछ स्टेट्स में, या फिर जिसको हम जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं वहां प्री स्कूल बोल दिया जाता है। तो वो ये 3 साल का प्री स्कूल है। इस 2 साल में उसकी कौन कौन सी क्लासेस है? फर्स्ट से सेकंड क्लास। इन 3 साल के अंदर वो थर्ड से फिफ्थ क्लास में जाएगा। नेक्स्ट 3 में वो 6 से 8 में जाएगा। इन 4 सालों के अंदर वो 9th से 12th पढ़ेगा। तो ये उसकी क्लास मैंने आपको समझाई है। जैसे पहले तो 10+2 में ये हो गया, अब इन 5 सालों के अंदर वो 3+2 की स्टडी करेगा। 3 साल उसको प्री स्कूल में रहना है, फिर नेक्स्ट 2 साल वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में होगा। नॉर्मल सी बात है। इस 3 का मतलब है थर्ड से फिफ्थ क्लास, इस 3 का मतलब है 6th से 8th क्लास, इस 4 का मतलब है 9th से 12th क्लास। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला तो इजी वाला हो गया, ये तो 99% लोग ठीक करके आएंगे। अब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लो कोई रोहन नाम का स्टूडेंट है, ही इज स्टडिंग इन 10th क्लास, सो अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन विच स्टेज ही इज स्टडिंग, कौन सी स्टेज के अंदर वो फॉल करेगा? तो ये जो फोर्थ वाला है इसके अंदर 9th से 12th क्लास होती है, यानी ये 10th क्लास का स्टूडेंट इस स्टेज पर स्टडी कर रहा है। अगर कोई 7th क्लास में है तो वो इस स्टेज पर है, क्योंकि 6 से 8 इसमें आता है। तो ये इस तरीके से आपको अब ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आपको इसमें डिटेल में एक चीज बताऊं, इसमें एज और क्लास समझ लेते हैं। इसके अंदर आपको पता है 3+2 मैंने आपको बता दिया, इसमें आपकी क्लासेस कौन सी आ जाएगी, यहाँ मैं क्लास लिख देता हूँ और यहाँ एज लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्लास आपकी कौन सी आ गई, इसमें तो आपका क्या आ गया, प्री स्कूल आ गया, इसमें तो आपका प्री स्कूल आ गया, और इन 2 सालों में आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ नीचे वाले में लिखना था ना, हाँ ठीक है। तो ये आपकी थर्ड से फिफ्थ हो गई, ये आपकी 6th से 8th हो गई, ये आपकी 9th से 12th हो गई। एज की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी एज के स्टूडेंट्स होंगे, तो प्री स्कूल में तो जो बच्चे की एज होती है वो 3 से 6 साल होती है, आपको पता है ना, जिनके छोटे बेबी होंगे उनको पता होगा एज की अगर मैं बात करूं। और यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो बच्चा होगा वो 6 से 8 साल का होगा। अगर थर्ड से फिफ्थ में है तो वो आपका हो जाएगा 8 से 11, वही 3 ऐड कर दो इसमें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 11 से 14 का, और 4 साल का मतलब है 14 से 18। तो ऐसा कुछ नहीं है एज का कोई फर्क पड़ रहा है, पहले भी 12th यहाँ पे हो रही थी, अभी भी 12th यहाँ पे हो रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट में एंट्री 6 साल में हुई, यहाँ भी 6 में हुई, लेकिन ये फॉर्मूला चेंज कर दिया। ठीक है, अब इन स्टेजेस का नाम है जो आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे स्तर का थोड़ा क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा। 5 का मतलब जो है इसको बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। क्या बोला जाता है इसको? फाउंडेशन
स्टेज। इस 3 का मतलब है प्राइमरी, प्राइमरी स्टेज कहते हैं ना, प्राइमरी क्लास में है तो प्राइमरी क्लास हो गई 3rd से 5th। पहले 1st से 5th मानते थे, अब ये 3rd से 5th हो गया। 1st और 2nd क्लास जो है वो फाउंडेशन स्टेज हो जाएगी, 3rd से 5th जो है वो आपकी प्राइमरी स्टेज हो जाएगी। 6th से 8th की बात करें तो इसको बोला जाएगा मिडल स्टेज, मिडिल स्कूल होता है ना 6 to 8, और 9th से 12th तो आपका सेकेंडरी होता ही है, आपको पता है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी स्टेज हो जाएगी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी बच्चे की एज देके पूछ लिया जाएगा कि वो किस स्टेज में है, तो आपको यहाँ से बताना है देख के, है ना। जैसे ये 10th क्लास का स्टूडेंट है तो 10th क्लास का स्टूडेंट यहाँ पे होगा, यानी वो सेकेंडरी स्टेज में है। अगर कोई 7th क्लास का स्टूडेंट है तो 7th क्लास का स्टूडेंट 3rd में आएगा इसमें, यानी मिडिल स्टेज में है। कोई 4th में है तो वो प्राइमरी में है, कोई 2nd 1st में है तो वो फाउंडेशन स्टेज है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो काफी बन सकते हैं यहाँ से। एक आपको ये जो स्टेज मैंने बताई है ये ध्यान रखनी है, फिर ये फॉर्मूला याद रखना है, किस फॉर्मूले में कौन से नंबर पर कौन सी क्लास है, कौन सी एज है, क्या उनके नाम है, पहले क्या था अब क्या है, ये पूरा कंपैरिजन आपको मैंने समझा दिया। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड खींचते हैं, ज्यादा लंबी करेंगे नहीं क्लास। कितने वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो अब ये परेशान हो गए पूछ पूछ के, 2-3 सालों से जो एग्जाम हुए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब आपको पता है ये तीनों एनईपी आपने पढ़ी है, कह रहे हैं कि कितने वर्षों बाद नई एनईपी आई है, तो 86 के बाद 2020 में आई है, तो 86 से 2020 में जाने में 34 ईयर्स लगेंगे, माइनस करके देख लो, तो 34 ईयर्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार जो फैक्ट मैंने बताया है वो आपने याद कर लिया तो ये चीजें आपको इजी लगेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 19 में क्या कह रहा है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट की मंजूरी इसको कब मिली? तो कैबिनेट की मंजूरी के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी जो प्रोसेस है वो कब से कब तक हुई। प्रोसेस हुई थी सर 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक। अध्यक्षता किसने की थी? के कस्तूरी रंगन, कृष्ण स्वामी के कस्तूरी रंगन थे जो, उन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। ठीक है जी, और क्या बताएंगे इसके बारे में, और बता देते हैं कि इसको कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। तो ये फैक्ट भी ध्यान रख सकते हो आप, 29 जुलाई 2020 में कैबिनेट की मंजूरी इसको मिल गई, और इसीलिए इसका नाम 2020 में पास हुआ ना, बिल बन गया, एक्ट बन गया। 2020 में फिर इसको क्या दे दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम दे दिया गया, पॉलिसी जो है अप्रूव हो गई। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 29 जुलाई 2018 गलत है, 29 जुलाई 2020। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोज ऑप्शन है, सिर्फ 29 जुलाई याद करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 2020 याद करने से काम नहीं चलेगा, 3 जगह 2020 है। मंथ भी याद होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट भी याद होना चाहिए, स्पेसिफिकली ये डेट जो है आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, 29 जुलाई 2020। ठीक है, तो 19 का ए क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है हमारा सही हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति, ज्यादा हिंदी हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है। बेसिकली कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है पॉलिटी में, तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको प्रारूप समिति बोला जाता था, उसकी जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर साहब थे, आपने ये पढ़ी हुई है चीजें। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ भी बनेगी एनईपी में। तो एनईपी में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे, काफी देर से बता रहा हूँ, के स्वामी। के स्वामी आपके के कस्तूरी रंगन थे आपके, यानी कि कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं पहले। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 21 में क्या पूछना चाह रहा है, निष्ठा एफएलएन प्रशिक्षण में एफएलएन का पूरा नाम बताइए। अब ये निष्ठा यहाँ पे क्या है, ये निष्ठा किसी लड़की का नाम नहीं है, निष्ठा यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है। निष्ठा यहाँ पे ऐसे लिखा जाता तो ज्यादा बेटर रहता। तो ये जो निष्ठा की बात कर रहा है वो NISHTHA की बात कर रहा है। इस निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है सर? अगर इस निष्ठा की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो भी आपको याद होनी चाहिए। देखो निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर SH, यानी कि स्कूल हेड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, और एंड THA यानी टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर जब इसको क्या करते हैं, कुछ लोग नोट नहीं करेंगे कि अरे यार याद रह जाएगी, कर लेंगे। अब वहां पे वो क्या करेगा, जब 4 ऑप्शन बनाएगा ना तो ऐसे दिमाग घुमाएगा, पजल हो जाओगे। बताता हूँ कैसे, एग्जांपल देता हूँ। सारी चीजें सेम देगा, लेकिन ये जो आई है ना, इस इनिशिएटिव की जगह एक जगह लिख देगा इंटरफेस,
क्या लिख देगा, इंटरफेस। एक जगह लिख देगा इनिशिएटिव, ठीक है, एक जगह डाल देगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे करके ऐसे वर्ड प्ले करता है। तो एकदम लाइन टू लाइन इसको रट लेना है, छोड़ना नहीं है। बार बार कह रहा हूं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो इस एन का मतलब क्या हो गया, नेशनल, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, निष्ठा की। अब इस निष्ठा के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था एफएलएन। एफएलएन जो था ये एक मिशन था, प्रोग्राम नहीं बोलेंगे इसको, एक मिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये एक मिशन है एफएलएन। एफएलएन का मतलब है फाउंडेशनल, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखो, फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये आपको याद रखना है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसको इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में इसका याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, हिंदी में इसमें दे रखा है ऑप्शन, में अभी मैच करवा दूंगा। तो फाउंडेशनल का मतलब आपको पता है क्या होता है, आधारभूत। लिटरेसी मतलब साक्षरता की बात कर रहे हैं, न्यूमरेसी मतलब संख्यात्मक ज्ञान क्या है उसका। तो ये मिशन है, क्या है, मिशन। इस लिटरेसी को काट देना, तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन, ये आपकी जो एफएलएन है इसकी फुल फॉर्म बनेगी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बाइलिंगुअल पेपर आएगा तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी देख लेना, इतनी टिपिकल हिंदी तो शायद याद नहीं रह पाएगी, साक्षरता संख्यात्मक ये सब। तो इजी फुल फॉर्म तो इजी ऐसे ही रहती है ना, फुल फॉर्म तो ऐसे ही इजी रहती है एफएलएन की और ये निष्ठा की, मैंने आपको दोनों की बता दी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एफएलएन का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको एक मिशन बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एफएलएन एक स्कीम है या फिर ये एक मिशन है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कोई प्रोग्राम है, कोई एक्ट है, कोई पॉलिसी है, तो ये एक मिशन है, किसके अंडर था, निष्ठा प्रोग्राम के अंदर। निष्ठा क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 22 में क्या पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट जो चीज मैं थ्योरी में बताता हूँ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, मेरी बात को इग्नोर करना मत। एफएलएन क्या, एफएलएन मिशन एक क्या है, एफएलएन मिशन, मिशन तो बोल दिया, ये क्या है, क्या ये एक सार्वजनिक पहल है, क्या स्कूली पहल है, क्या राष्ट्रीय पहल है, क्या राजकीय पहल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन स्टार्ट किया है तो राष्ट्रीय पहल हुई, है ना। नेशनल जो लेवल पे है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है तो राष्ट्रीय पहल हो गई ना, इसमें कोई मुझे ज्यादा लगता नहीं समझाने की जरूरत है, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। 23 में क्या कहना चाह रहा है, एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए, क्या केवीएस ने दिए, केंद्रीय विद्यालय ने दिए, जी नहीं। केंद्रीय विद्यालय क्या अकेले की जिम्मेदारी है क्या, नवोदय विद्यालय ने दिए, जी नहीं। सीबीएसई ने दिए, जी नहीं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, किसने दिए थे, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसके दिशा निर्देश दिए थे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में मतलब ये कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट हर बंदे को इतनी तो एजुकेशन हम दे दें कि फाउंडेशनल लिटरेसी उसमें आ जाए, न्यूमरेसी आ जाए, थोड़ा बहुत नंबर्स का उसको नॉलेज हो जाए, थोड़ी बहुत उसकी जो एजुकेशन बेसिक जो फाउंडेशन है वो उसको मिल जाए, है ना। तो जो एज्ड लोग हैं, ज्यादा 35-40 ईयर्स के लोग हैं इस मिशन के अंदर, 35-40 ईयर्स के जो लोग हैं जिनकी स्टडी नहीं हुई है, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है, तो उनको फाउंडेशनल एजुकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनकी जो लिटरेसी है उसको अच्छा किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ के आईएएस की तैयारी करवाएंगे, हाँ उसको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाए, है ना, ठगी उसके साथ ना हो जाए, ऐसा काम ना हो। तो उससे रिलेटेड ये थोड़ी सी चीजें हैं। 24 में क्या कह रहा है, एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ क्या क्या सीखें। तो कहने का मतलब बुनियादी गणित का मतलब है फंडामेंटल मैथमेटिक्स और न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, ये जो स्किल है इसके साथ साथ बच्चे को एनईपी के अंदर क्या बोला है और क्या सीखना चाहिए, क्या उसको पजल सोल्व करने सिखाने हैं, क्या उसको पढ़ना और लिखना सिखाना है, क्या उसको संगीत और नृत्य सिखाना है, क्या उसको रेखा चित्र बनाने सिखाने हैं। तो एनईपी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो उसको पढ़ने और लिखने के सिखाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो बेसिक तो यही है ना, पढ़ना लिखना ही तो सीखेगा सबसे पहले। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन थे, लड्डू क्वेश्चन, हर कोई ठीक कर देगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय क्या होना चाहिए, तो नेशनल लेवल पे ये एक लक्ष्य होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए, मिशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था एफएलएन जो है वो आपका एक मिशन के अंडर आता है, तो ये भी एक मिशन होना चाहिए, ठीक है।
26 में क्या पूछना चाह रहा है, मिशन मोड के अंतर्गत एफएलएन निष्ठा प्रशिक्षण, वापस आ गया एफएलएन निष्ठा। निष्ठा आपको बताया था नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। एफएलएन बताया था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, याद रखना। किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक लक्ष्य प्राप्त करना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। यानी कि ये जो एफएलएन आप बात कर रहे हो, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हो, इसकी बात आपने कर तो ली, लेकिन स्टेट और यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, उनके अंदर कब तक इसको हम अचीव कर लेंगे, कब तक हम इसको अचीव कर लेंगे, उसकी बात पूछ रहा है। 2021 से 26, 25 से 26, 22 से 26, 23 से 26। देखो वैसे तो जो इसका जो टारगेट है वो रखा गया है 2026, क्या रखा गया 2026, तो 2026-27 जो है, वैसे तो इसका ये सेशन है, यहाँ तक हमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव करना है अंडर निष्ठा प्रोग्राम। लेकिन अब यहाँ पे सबसे क्लोज जो है 2026 का वो 25-26 है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें डाउट आपको होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर क्लास को एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, थोड़ा लेवल अप कर दूंगा, तो इसको एक बार आप रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, तब तक देखते हैं और आपके लिए क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं। एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है। स्वयं सेवक का मतलब है वॉलंटियर्स, यानी कि जो वॉलंटियर्स हमारे यहाँ पे लगते हैं इन मिशन को अचीव करने में, अटेन करने में, इन गोल्स को एफएलएन के अंदर, उनका काम क्या नहीं है, वॉलंटियर्स का काम क्या नहीं है। तो आप ये देख लो वॉलंटियर्स का काम क्या होता है इस मिशन में। एफएलएन, एफएनएल नहीं है, एफएलएन, टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया, सॉरी फॉर दैट। एफएलएन मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स के लिए कार्यक्रम आयोजित करना वॉलंटियर्स का काम है। मित्रों के संग स्वयं सीखने की विधियों को बढ़ावा देना, अभिनव मॉडल स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है। एफएलएन मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम, ये तो सेम ही हो गया, ये भी सही है। एफएलएन मिशन की पॉलिसी तैयार करना, जी नहीं, पॉलिसी तैयार करने का काम वॉलंटियर्स थोड़ी करेंगे, वो तो जो ऊपर ऑफिसर बैठे हैं वो करेंगे, है ना। जो ऊपर ऑफिसर बैठा है उसका काम है ना, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका काम है पॉलिसी बनाना, वॉलंटियर्स का काम थोड़ी है। वॉलंटियर्स को तो नीचे ड्यूटी दी जाएगी, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, तो वॉलंटियर्स का काम पॉलिसी बनाना नहीं है। तो यही पूछा था कौन सा काम वॉलंटियर्स का नहीं है एफएलएन में, तो एफएलएन की पॉलिसी बनाना इनका काम नहीं है, ये काम पॉलिसी मेकर्स का है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एफएलएन के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य है। देखो एफएलएन पे काफी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं, कंटिन्यू 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं, क्योंकि एफएलएन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हल्के मत लेना। एनईपी से ही रिलेटेड टॉपिक है, एनईपी में अब पूरी आप पढ़ोगे तो उसमें से अच्छा है, मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दिए। क्या पूछना चाह रहा है, सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, बिल्कुल सही है। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाए, बिल्कुल सही है। संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो सारे ही ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं, ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 में क्या कह रहा है, 29 में हमसे कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है, बहुत बेसिक सी बात है, शारीरिक विकास करना, जी नहीं। पढ़ना लिखना बिल्कुल ठीक है, बट ये एकदम बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिक एजुकेशन में क्या होना चाहिए, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट के फेवर में है ना, वो ऑप्शन अपने को करेक्ट करना है। तो स्टूडेंट के फेवर में सबसे ज्यादा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा, सर्वांगीण विकास, जिसका मतलब है ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास 30 नंबर, क्या पूछना चाह रहा है, अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एफएलएन की बात कर रहा है। तो मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इनके द्वारा, जी नहीं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय मैंने आपको बताया था, ये नाम कर दिया गया है 2020 में, किसका नाम बदल के, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले इसका नाम 1985 में कर दिया गया था एमएचआरडी, 1985 से पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आज के हमारी क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ज्यादा थ्योरी के चक्कर में मत पड़ो, कोई कोर्स वोर्स परचेस करने के चक्करों में मत पड़ो, अच्छा खासा आपको कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। सारे टॉपिक मिला के 5000 प्लस एमसीक्यू आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आप हर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेयर भी कैसे करना है, आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस
लगाओ मेरी इन वीडियोस का जो भी लेक्चर मैं लगा रहा हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पे उसको शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कोई डाउट है क्या, आपको इसमें अच्छा लग रहा है क्या, ठीक नहीं लग रहा, क्या इंप्रूव करना है, वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं ज़रूर आपके हर स्टूडेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी एनईपी के और क्वेश्चन आपको दूंगा, 100+ क्वेश्चन लाने की मेरी इच्छा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूटे। अभी मैंने आपको आज बेसिक बेसिक बताया, जिसने एनईपी पढ़ा हुआ है अगर उसको लग रहा है कि यार ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थे, तो आज की पहली क्लास थी, एकदम से लेवल नहीं उठाएंगे, भाग जाएंगे सब, ठीक है। तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही फ्रिक्वेंटली क्लासेज आती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो टेस्ट सीरीज का आपको बोला है, थोड़े दिन वेट करो, 2-4 दिन, उसका कंटेंट आने वाला है, फ्री टेस्ट अपलोड कर दूंगा, बहुत ही शानदार कंटेंट है, आपको मजा आएगा देख के, तो थोड़ा सा वेट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।